आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब के बारे में। एक सेंटेंस में जब हम वर्ब को यूज़ करें तो उसको कब, कहाँ पे, कैसे यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में, इन सभी क्वेश्चंस का एंड उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो हेल्प करेगी आपको करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। जब हम वर्ब को यूज़ करेंगे तो किस तरीके से उसको करेक्टली यूज़ करना है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो भी देख लिया होगा जिसमें हमने बात करी थी कि करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक जो हमारा रूल है वो ये बोलता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट का वर्ब होना चाहिए। इट शुड हैव इट्स वर्ब। उसका एक्शन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक्शन क्या है, स्टेट या फिर एक्शन क्या है, वो हमको पता होना चाहिए। देन ओनली जो हमारा सेंटेंस है वो होगा करेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी हु हैज़ सेव्ड यू, लेट हर स्पीक। आपको क्या लगता है ये सेंटेंस में क्या गलती है? पहली बात तो ये ध्यान में आप दीजिए कि शी हु हैज़ सेव्ड यू, लेट हर स्पीक, इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे क्योंकि कमा आ गया बीच में तो दो क्लॉजेस को जोड़ जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस है ये। तो इसमें कौन से वाले पार्ट में आपको मिस्टेक लगती है? लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक, ये इसका हर स्पीक वर्ब है। शी हु हैज़ सेव्ड यू, इसका वर्ब किधर है? इसका वर्ब क्या है? मिसिंग है। अगर हमको इसी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्मेशन करना होता, करेक्ट वे में लिखना होता तो कैसे हम लिख सकते हैं? लेट हर हु हैज़ सेव्ड यू स्पीक। तो हमारा जो सब्जेक्ट है हर, उसका वर्ब जो है वो कहाँ पे है? स्पीक। तो लेट हर, उसको बोलने दो जिसने तुमको सेव किया, तो हर स्पीक, तो इसका यहाँ पे वर्ब है। तो नाउ इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? शी हु हैज़ सेव्ड यू शुड स्पीक। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहाँ पे है स्पीक। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट था उसका यहाँ पे वर्ब था, लेकिन पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब मिसिंग है। राइट? तो दिस इज़ हाउ आपको फॉर्म करना है। आपके सब्जेक्ट का वर्ब ज़रूर सेंटेंस में होना चाहिए। दूसरा, कि हमारा जो वर्ब है वो अग्री किसके साथ करेगा? अग्री करना चाहिए उसके सब्जेक्ट के साथ में, ना कि कॉम्प्लीमेंट के साथ में। क्या हुआ इसका मतलब? बेसिक जो फॉर्म होता है हमारे सेंटेंस का, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड बेसिक फॉर्म, राइट? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कब होगा? जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होगा। हमारा अगर वर्ब जो इनट्रांजिटिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब हमारा जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट मतलब उसका समझा नहीं पा रहा है, तो उसको एक कुछ ऐसा वर्ड या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ती है किसको? इनट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में तो ऑब्जेक्ट होता ही है, तो दैट इन दैट केस उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना? तो इस केस में जब भी हम, जो हमारा वर्ब होगा तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करता हुआ होना चाहिए, ना कि उसके ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? हमको बड़े बंगलोज चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको बड़े बंगलोज चाहिए। तो हमारा जो वर्ब है यहाँ पे इज़, ये किसके साथ अग्री करेगा? इसके सब्जेक्ट के साथ में। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। जबकि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? हमारा प्लूरल है, तो ये अग्री करेगा अपने सब्जेक्ट के साथ में, ना कि कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट के साथ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। द डिटेल्स आर अ मैटर ऑफ कंसर्न। जो डिटेल्स हैं वो क्या है? एक चिंता का विषय है। तो आर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी होगा प्लूरल। हमारा वर्ब किसके साथ अग्री करेगा? अपने सब्जेक्ट के साथ में। कंसर्न क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए वो इसके साथ में अग्री नहीं करना होगा, उसको अग्री करना होता है अपने सब्जेक्ट के साथ में। ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ब विल अग्री विद इट सब्जेक्ट, राइट? नाउ
थर्ड पॉइंट इज, हम एक जो सिंगल वर्ब है उसी को हम दो सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस में। ये बात ध्यान में रखना, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंगल वर्ब, एक ही वर्ब को हम कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हमारा जो वर्ब का जो फॉर्म है वो अकॉर्डेंस में होगा दोनों सब्जेक्ट्स के, यानी कि एक ही जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम दोनों के लिए, दोनों के अकॉर्डिंग उसके फॉर्म में है। तो फॉर्म अगर उसका दोनों के सब्जेक्ट्स के हिसाब से है, उस वक्त हम एक ही वर्ब को यूज़ करके हम रिपीट नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू ओमिट एंड वी विल नॉट ट्राई टू रिपीट द वर्ब, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ क्लैप वॉज हर्ड, एक ताली जो ताली थी वो भी नहीं सुनी, वॉज हर्ड। नॉट अ लाफ, लाफ भी नहीं सुनी। वॉज हर्ड हमने क्या किया, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम जो वॉज हर्ड है हम उसको दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे। नॉट अ, जो लाफ है वो भी नहीं सुनी और जो ताली थी वो भी नहीं सुनी। तो क्योंकि हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब था वो क्या था, इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम एक ही जो सिंगल वर्ब है वो यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं हिज फूड वॉज वेजिटेरियन, हिज अरेंजमेंट्स डल एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब आप यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस है गलत, लेकिन गलत कहाँ पे है, हम क्यों यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसको दोनों हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए, दोनों सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये सेंटेंस हो गया गलत? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेजिटेरियन। वॉज अगर हम बोलेंगे हिज फूड वॉज वेजिटेरियन, उसका फूड जो था वो शाकाहारी था। हिज अरेंजमेंट्स, प्लूरल आ गया, अरेंजमेंट्स क्या थी, डल और अनऑर्गेनाइज थी। ये हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर, इसीलिए ये एक ही हम वर्ब दोनों जगह यूज़ नहीं कर सकते। हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या होना चाहिए था, हिज फूड वॉज वेजिटेरियन, उसका फूड जो वेजिटेरियन था, वॉज, हिज अरेंजमेंट्स वर। इस केस में हम अलग अलग वर्ब यूज़ करेंगे जब वो इन अकॉर्डेंस में नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में हिज अरेंजमेंट्स वर डल एंड अनऑर्गेनाइज, उसकी अरेंजमेंट्स डल और एकदम ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसलिए यहाँ पे अलग अलग वर्ब को हम यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 4, हम दो जो ऑक्सिलरीज होते हैं उसके साथ में हम एक ही प्रिंसिपल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, वो वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं और ये हमको क्या बताते हैं कि टेंस बताते हैं, टाइम बताते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ द हैपनिंग जो हमारा इवेंट है। तो मेन जो एक्शन है, मेन जो वर्ब है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब से डिनोट करते हैं। हम दो जो ऑक्सिलरीज हैं उसके लिए हम एक ही प्रिंसिपल वर्ब जब यूज़ कर सकते हैं जब इनका जो फॉर्म है, ऑक्सिलरीज का और प्रिंसिपल वर्ब का जो फॉर्म है वो मैचिंग अगर होगा, वो अप्रोप्रिएट होगा फॉर ईच अदर। इन दैट केस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम दो ऑक्सिलरीज के साथ में, यानी कि दो सपोर्टिंग वर्ब्स के साथ में एक प्रिंसिपल वर्ब को, मेन वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर हैज़ हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी है, फर्स्ट जो ऑक्सिलरी है वो हैज़ है, सेकंड जो है वो विल है ना। इसके साथ में जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, मेन एक्शन क्या है, वो उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, उसने हर्ट नहीं किया और करेगी भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं करेगी। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज सेम। यहाँ पे भी अगर हम फ्यूचर में इसको फॉर्म में भी लिखते तो भी वो हर्ट ही होता था, है ना। तो इसलिए हम इसको रिपीटिशन ना करने के लिए हम एक ही बार यूज़ कर लेंगे, एक ही प्रिंसिपल वर्ब को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलती शी नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच इलीगल ऑल्टरनेटिव्स, इसमें गलती हो जाती अगर मैं यहाँ पे सेम प्रिंसिपल वर्ब को एक ही बार यूज़ करूँ दो ऑक्सिलरीज के साथ में। क्यों, ऐसा क्यों? जब हैज़ और विल के साथ हमने हर्ट को यूज़ कर लिया तो टेक को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हो जाता है डिफरेंट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता अगर मैं बोलती शी नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक
सच इलीगल ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो हमारा जो ऑक्सिलरी है उसके हिसाब से फिट नहीं होता है, इसीलिए हमको इसको सेम एक ही प्रिंसिपल वर्ब को दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट नंबर 5, हम एक ही ऑक्सिलरी को दो प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या था, दो ऑक्सिलरी को एक प्रिंसिपल के साथ में, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी को दो प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब वो उनका एसोसिएशन है वो करेक्ट हो दोनों के साथ में, इसी एक ही ऑक्सिलरी का दोनों के साथ में जो एसोसिएशन है जो वो करेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 एम्प्लॉयज हैव बीन टर्मिनेटेड एंड 2 सस्पेंडेड, यानी मैनेजमेंट ने क्या किया है, 2 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया है और 2 को सस्पेंड किया है। एक ही मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है ना? तो एक टर्मिनेट भी कर दिया है और सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन अगर मैं ये बोलती 2 न्यू एम्प्लॉयज़ हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड, तो क्या हुआ है, 2 मैनेजमेंट ने 2 को एनरोल किया लेकिन 2 लोगों ने खुद से रिजाइन किया है, राइट? मैनेजमेंट ने उसको नहीं एनरोल किया, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सिलरी आप नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट यूसेज होता 2 न्यू एम्प्लॉयज हैव बीन एनरोल्ड, 2 न्यू एम्प्लॉयज को एनरोल किया है और 7 लोगों ने खुद से रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे जो हैव बीन नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, तो सेम ऑक्सिलरी आप दोनों के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनका जो कोरिलेशन है, एसोसिएशन है, वो करेक्ट नहीं बैठता है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम जो दो वर्ब्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से उनको यूज़ करना है वो जान लेते हैं। ले का मतलब क्या है, हम पहली बात तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है एंड ये हमेशा फॉलो, ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमेशा इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म में रहेगा। ले का मतलब होता है किसी चीज़ को रख देना, किसी ऑब्जेक्ट को रख देना, है ना? तो क्योंकि हम एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसीलिए ट्रांजिटिव है और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन जब लाए है तो लाए इंट्रांजिटिव है, क्योंकि लाए का मतलब होता है हम बैठ जाना या फिर लेट जाना, हॉरिजॉन्ट, नॉट बैठ जाना, हम लेट जाना, खुद हम अपने पे ये एक्शन ले रहे हैं, तो वी आर नॉट ट्रांसफरिंग इट टू एनीबडी एल्स या फिर एनीथिंग एल्स, इसीलिए इंट्रांजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा बिकॉज इट इज़ हैपनिंग विद आवरसेल्व्स। तो ये छोटा सा डिफरेंस है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, राइट? ले मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रख देना, ये ऑब्जेक्ट लेगा। लाए मतलब खुद लाए डाउन हो जाना, लेट जाना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा बिकॉज इट इज़ हैपनिंग हमारे खुद के साथ में। इसके जो फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, ले, लेड, लेड, लाए, ले, लेन, राइट? फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ले द कैट डाउन टू ईट, यानी कि जो बिल्ली है उसको नीचे रख दो, राइट, ताकि वो खा सके। क्योंकि एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है तो आई वांट लाई डाउन हियर, मैं यहाँ पे लेटना चाहती हूँ। क्लियर? ले अगर हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं, यहाँ पे किसको कर रहे थे, कैट को कर रहे थे। इंट्रांजिटिव है लाए, तो मैं खुद लेटना चाहती हूँ। शी लेड द फ्रूट्स ऑन द टेबल, तो उसने फ्रूट्स को क्या किया, ऑब्जेक्ट जो थे फ्रूट्स उसको टेबल पे रख दिया। शी ले अंडर द ट्री, वो खुद कहाँ पे लेटी हुई थी, वो ट्री के नीचे लेट गई। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है लेकिन कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान में रखना। ले ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको रखने के लिए यूज़ किया जाएगा। लाए खुद के लिए यूज़ करना है, खुद कहीं पे लेटने के लिए यूज़ करना है, राइट? पॉइंट नंबर 7, जब हमारे सेंटेंस में अगर इन्फिनेटिव हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में आपको प्रेजेंट टेंस में ही आपको देखने को मिलेगा, यूज़ करना है उसको, अनलेस वो उस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो गवर्निंग वर्ब के पहले हो चुका है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बनाई इन्फिनेटिव्स के बारे में, इन केस आपको क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक एक बार देख सकते हैं, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा अनलेस वो उस एक्शन को डिनोट कर रहा है जो पहले हुआ है, कौन से, गवर्निंग वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल, शी शुड हैव लाइक टू गो, उसका शुड हैव का मतलब क्या हुआ, एक जो ऐसा
विश जिसको बोलते हैं कि उसको ये पसंद आना चाहिए था, तो उसको वहाँ उसको जाना पसंद आना चाहिए था पर वो गई नहीं, है ना? इट इज़ जस्ट अ विश विच डिड नॉट हैपन। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, हैव गॉन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये बोले शी सीम्स टू हैव एन्जॉयड हर स्टे एट लद्दाख, तो उसका जो स्टे था उसने ऑलरेडी एन्जॉय कर लिया है, जो स्टे था उसका एन्जॉय कर लिया उसने, तो ये ऑलरेडी फिनिश्ड जो है, हमारा गवर्निंग वर्ब से पहले का जो एक्शन है वो दर्शाता है, तो ये एन्जॉयड आ जाएगा। इसका जो फॉर्म है वो टेंस है वो बदल जाएगा, राइट? नेक्स्ट थिंग, एक बहुत ही कॉमन एरर हम कमिट करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में जब हमारे सेंटेंस में होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी हुई है चैनल पे। इन केस यू हैव क्वेरी, आप आई बटन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप जाके एक बार देख सकते हैं इन केस यू हैव क्वेरी। तो कॉमन एरर जो होता है पार्टिसिपल को जब यूज़ करेंगे तो क्या होता है, हम उसको एक प्रॉपर अग्रीमेंट के बिना छोड़ देते हैं, या तो अग्रीमेंट ही नहीं होता है। उसका मतलब क्या हुआ, अग्रीमेंट ना होने का मतलब क्या है कि जब हम एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो पार्टिसिपल है, जैसे कि सिटिंग ऑन द ग्राउंड अ स्कॉर्पियन स्टंग हर, हमारा जो पार्टिसिपल है सिटिंग ऑन द ग्राउंड, अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें तो ये किसको ग्रामेटिकली किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? सिटिंग कौन था, कौन बैठा था? सिटिंग ऑन द ग्राउंड अ स्कॉर्पियन स्टंग हर, तो ये इसको इसकी तरफ इशारा करता है कि स्कॉर्पियन की तरफ। लेकिन जब हम इस सेंटेंस का सेंस देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, तो हमको ये समझ आता है कि स्कॉर्पियन के बारे में नहीं है कि स्कॉर्पियन सिटिंग कौन है? लेडी है या फिर गर्ल है। इसीलिए इस तरीके से हम इसको प्रॉपर अग्रीमेंट के बिना अगर हम छोड़ देंगे या अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका जो सेंस है उसके डिफरेंट, इसका ग्रामेटिकली जो फॉर्मेशन है वो दिखाई पड़ता है। तो इसकी वजह से हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सिटिंग ऑन द ग्राउंड शी, तो सिटिंग कौन है? शी। अग्रीमेंट होना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है वो प्रॉपरली अग्रीमेंट होना चाहिए जब पार्टिसिपल को यूज कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड शी वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, उसको एक स्कॉर्पियन ने काट लिया। एक और तरीके से हम लिख सकते थे वाइल शी वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सिटिंग कौन थी? शी इज सिटिंग। वाइल शी वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड अ स्कॉर्पियन स्टंग हर, एक स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया। तो इस तरीके से हम पार्टिसिपल को अग्रीमेंट के साथ ही यूज करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस किस तरीके से होते हैं, देखिए, कंसिडरिंग हर एबिलिटीज शी शुड हैव गॉट सेलेक्टेड, उसकी जो एबिलिटीज हैं उसको कंसिडर अगर करते हैं तो उसको वो सेलेक्ट हो जानी चाहिए थी। या फिर अगर हम बोले रफली स्पीकिंग, हम सर्टेनिटी से नहीं, ऐसे रफली अगर हम बात करें तो लगभग लगभग जो डिस्टेंस होगा यहाँ से स्कूल तक का वो 1 मील का होगा, 1 माइल का होगा। या फिर बोले टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन शी इज़ अ ब्रेव वन, हर चीज़ को कंसिडर करें अगर तो वो एक ब्रेव पर्सन है। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ तीनों सेंटेंसेस में क्या लगती है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, अनएक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट है, वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट क्यों है? उसकी एबिलिटी, आप पर्टिकुलर एबिलिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, आप एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ को कंसिडर, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो इनडेफिनेट है, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे। जैसे प्रीवियस सेंटेंस में हम किसकी, उस लेडी की बात करें तो कौन सिटिंग है वहाँ पे? द लेडी वॉज सिटिंग, ठीक है, शी वॉज सिटिंग। लेकिन हम उसकी जो एबिलिटीज़ हैं कंसिडर करें तो, रफली बोलें तो, हर चीज़ को कंसिडर कर लें तो, ये क्या वेग जो इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स है एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं, एग्जैक्टली किस एबिलिटी की बात हो रही है, एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस की बात हो रही है, एग्जैक्टली किस चीज़ को कंसिडर करने की बात हो रही है। तो इस तरीके के जब सेंटेंसेस फॉर्म होंगे तो हमारे जो पार्टिसिपल्स हैं, जैसे कि कंसिडरिंग, स्पीकिंग, टेकिंग, तो ये वालों को हम बिना जो अग्रीमेंट है उस सब्जेक्ट अग्रीमेंट के बिना छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनडेफिनेट है और उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हम छोड़ सकते हैं। दीज आर द एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो हमारा होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो हमको
एक्शन को, उस एक्शन को डिनोट करने के लिए नहीं यूज़ करना है जो कंटेम्परेनियस ना हो प्रिंसिपल वर्ब के एक्शन के साथ। यानी कि हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को उस एक्शन को डिनोट नहीं करने के लिए यूज़ कर सकते जो प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन वर्ब है, उसका जो समय है, उसका जो टाइम है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो टाइम है वो सेम ना हो, उस एक्शन का टाइम सेम ना हो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम टाइम है, वेल एंड गुड। अगर सेम टाइम नहीं है देन यू शुड नॉट बी यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, कंटेम्परेनियस का मतलब सेम टाइम पे दोनों चीज़ों का होना। ही स्टार्टेड फ्रॉम, यहाँ पे हमारा ही स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन संडे, अराइविंग हियर ऑन मंडे। इसमें मिस्टेक क्या है? इस सेंटेंस में हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब क्या है, स्टार्ट किया, उसका जो मेन एक्शन क्या था, ही स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन संडे। टाइम क्या था? संडे। कब पहुंचा? मंडे को। लेकिन हम यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पे कौन सा हम पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उस जो स्टार्टेड है, जो मेन वर्ब है, उसका जो समय है वो संडे को था, लेकिन आने का समय मंडे को है, तो टाइम डिफरेंस है। इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा, इसका जो समय है उस समय से मैच करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे होगा पास्ट पार्टिसिपल, ना कि होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। करेक्टली जो ही स्टार्टेड, उसने कब स्टार्ट किया था? संडे को स्टार्ट किया था, और पहुँचा कब? मंडे को पहुँचा। तो करेक्ट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको यूज़ नहीं करना है। कब? जब इनका समय कंटेम्परेनियस ना हो, प्रिंसिपल वर्ब और हमारे जो एक्शन डिनोट कर रहा है उस वर्ब का। सबजंक्टिव मोड इज समटाइम रॉन्गली यूज्ड फॉर इंडिकेटिव मोड। वर्ब का सबजंक्टिव मोड क्या हुआ? वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो कोई विश को, कोई डिज़ायर को या फिर कोई सजेशन को एक्सप्रेस करती हो, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा सबजंक्टिव मूड। कभी कभी सबजंक्टिव मूड को रॉन्गली यूज़ किया जाता है इंडिकेटिव मूड के लिए। यानी इंडिकेटिव मूड होता है जो कोई स्टेटमेंट देता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उस फॉर्म ऑफ वर्ब को इंडिकेटिव मूड बोलते हैं। तो कभी कभी ये रॉन्गली यूज़ किया जाता है। तो जब स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इफ़ से या फिर दो से, और वो एक फैक्ट है, और व्हाट इज़ अज्यूम्ड टू बी एज अ फैक्ट, या तो हमको पता है कि वो एक फैक्ट है, वो एक सच्चाई है, तथ्य है वो, या तो वो अज्यूम किया जा रहा है कि ये एक फैक्ट है, वो एक तथ्य है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इफ़ से एंड दो से, और या तो एक्चुअल फैक्ट है या तो अज्यूम किया जा रहा है। देन द प्रॉपर मूड जो हमको यूज़ करना है वो होगा इंडिकेटिव मूड, ना कि एक सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड हमको विश, डिज़ायर, सजेशन बताता है। इंडिकेटिव मूड हमको, हम एक स्टेटमेंट देने के लिए, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है या फिर एक क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं। राइट, लेट अस सी द एग्जाम्पल। दो द इलेक्शन इज ओवर देर इज स्टिल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब जब हम जो जातियों में भेदभाव या फिर धर्म के आधार पे भेदभाव दिखाते हैं, तो इलेक्शन जबकि ओवर हो चुका है, इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, स्टिल अभी भी पोलराइजेशन है, क्योंकि इसका इफेक्ट तो आता ही है ना बाद तक। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो इट इज़ इंडिकेटिव मोड, नॉट सबजंक्टिव मोड। क्यों? क्योंकि ये एक फैक्ट है, या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक फैक्ट है। इफ़ ही वॉज देयर ही मस्ट हैव डन समथिंग। अगर वो यहाँ पे होता था तो वो कुछ करता था। तो यहाँ पे अगेन हम किस मूड को यहाँ यूज़ कर रहे हैं? क्यों हम करें ही मस्ट हैव डन समथिंग? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा होता था। या तो ये फैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे कि पोलराइजेशन हमको दिख रहा है, या तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये फैक्ट होता कि वो कुछ ना कुछ तो करता था। तो ये होगा क्या, कौन सा मूड? ये हमारा है इंडिकेटिव मूड। सबजंक्टिव मूड करेक्टली कहाँ पे यूज़ होता था? इफ़ आई वर हिम,
इफ़ आई वर हिम बट आई एम नॉट, आई शुड अग्री। ये क्या अजम्पशन है हमारा? सब्जंक्टिव मूड क्या है? इफ़ से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या इफ़ ही वॉज देयर और इफ़ आई वर हिम, आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? ये फैक्ट बताने की कोशिश करा कि अगर वो यहाँ पे होता था तो, ठीक है, ही मस्ट हैव सम। यहाँ पे ये डिज़ायर है, ठीक है, विश है, ये विश नहीं था, यहाँ पे विश नहीं था, वो फैक्ट है कि अगर वो यहाँ पे होता तो ऐसा कर देता था। लेकिन ये एक विश है कि अगर आई वर हिम, अगर मैं वो होता, जो कि हो ही नहीं सकता, पर ये पर्सन तो यहाँ हो सकता था, जो फैक्ट हो सकता था, लेकिन मैं वो तो, मैं दूसरे कोई और व्यक्ति तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये एक डिज़ायर है, ये एक अजम्पशन, एक डिज़ायर ही विश है, ठीक है। तो इफ़ आई वर हिम आई शुड अग्री, मैं अग्री करता था। दो ही वर द प्रेजिडेंट आई वुड डू द सेम। यहाँ पे वर, ये जो है ना, वर जब आता है तो इसका मतलब वो एक अजम्पशन, वो एक डिज़ायर या फिर विश, इस तरीके से सोचा जाता है, काश या फिर अगर। तो दो और इफ से स्टार्ट होते हुए भी ये सब्जंक्टिव मूड है, और ये जो है हमारा इंडिकेटिव मूड है। तो ये आपको डिफरेंस समझ आया? तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जो वर्ब मेक है वो फॉलो किया, द वर्ब मेक इज फॉलोड बाय नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव मतलब, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये उसका कॉमन, दिस इज द कॉमन, कॉमनली यूज्ड फॉर्म। तो जब हम टू यूज़ नहीं करेंगे तो जो सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम प्लेन इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो जो वर्ब है मेक, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद में जो इन्फिनेटिव है ऑफन रॉन्गली यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करते, टू इन्फिनेटिव को ऐड कर देते मेक के बाद में, जबकि टू नहीं आना चाहिए, वहाँ पे प्लेन इन्फिनेटिव का यूज़ होना चाहिए। एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे करेक्ट वे कैसा है। आई मेड द बॉय क्लीन द होल क्लास। आई मेड, ये मेड क्या है? इट इज़ फॉर्म ऑफ मेक। तो आई मेड द बॉय क्लीन द होल क्लास, तो ये इसका सही तरीका है। जैसे कि इसका फॉर्म हमने क्या समझा था, मेक प्लस नाउन प्रोनाउन द बॉय प्लस प्लेन इन्फिनेटिव क्लीन। यहाँ पे टू क्लीन नहीं आया ना, तो यहाँ पे क्लीन द होल क्लास, हम यहाँ पे टू क्लीन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्म ही यही है। मेक या मेक के फॉर्म्स के साथ में आपका अगर नाउन प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद में प्लेन इन्फिनेटिव आएगा, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा। when used in passive, make जो है वो पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, एक्टिव फॉर्म में प्लेन इन्फिनेटिव। जब पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाएगा तब आएगा टू इन्फिनेटिव, जैसे कि द बॉय वॉज मेड टू क्लीन द होल क्लास। द आई मेड द बॉय एक्टिव फॉर्म था, तो प्लेन इन्फिनेटिव आया। जब पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वॉज मेड, तो आएगा टू क्लीन, राइट? दिस इज द डिफरेंस। एक्टिव में प्लेन इन्फिनेटिव, पैसिव में टू इन्फिनेटिव मेक के साथ में। एन्जॉय, अवॉइड, मिस, पोस्टपोन, सजेस्ट, ये जो हमारे वर्ब्स हैं इनको हम ज़्यादातर इनके साथ में टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, जो कि गलत होता है। हमको इसको दे शुड बी यूज्ड विद जरंड। जरंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ यूज्ड एज अ, विच फंक्शंस एज अ नाउन। तो जो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और जरंड में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना के रखी है। जरंड क्या होते हैं, क्या उसके क्या तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो दोनों वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो हमारे वर्ब हैं एन्जॉय, अवॉइड, मिस, पोस्टपोन, सजेस्ट, इनको हम ज़्यादातर कॉमन, जब आप एग्ज़ाम अगर कहीं दे रहे हैं तो उसमें जो एरर फाइंडिंग होती है उसमें काफ़ी बार आपको ये बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा कि इनके बाद में आपको जरंड यूज़ करना है, ना कि टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एन्जॉय स्विमिंग,
जरंड आएगा। आई एन्जॉय टू स्विम नहीं आएगा, राइट? ये जरंड है। आई एन्जॉय वॉट? स्विमिंग। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है बट इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है? शी अवॉइड्स मीटिंग पीपल, शी अवॉइड्स टू मीट नहीं आएगा। ये टू इन्फिनेटिव वाले फॉर्म्स यहाँ पे नहीं यूज़ करने हैं, हमको यूज़ करना है gerund. She avoids meeting people, right? ing form of verb and which is acting as a noun. verb जो tell है उसके बाद में indirect object आता है, जैसे कि me, him, her, his, इस तरीके से। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी कि टेल के और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं यूज़ करना है। बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ही लाइटली लोग यूज़ करते हैं, बट यू ट्राई टू अवॉइड इट। राहुल टोल्ड टू मी अबाउट इट, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टेल के बाद में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू यूज़ नहीं करना है। राहुल ने मुझे इस बारे में बताया, तो सही तरीका होगा राहुल टोल्ड मी अबाउट इट, ये होगा इसका करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसी तरीके से दैट क्लॉज जो होगा उसमें टेल जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, विदाउट टू लेगा, ये तो हमने अभी देख लिया। लेकिन से जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड शी वुडंट कम, उसने बोला शी वुडंट कम, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लगाया ही नहीं, तो इसलिए हो जाएगा रॉन्ग। करेक्ट वे होगा शी टोल्ड मी शी वुडंट कम, ही टोल्ड मी शी वुडंट कम, तो उसने मुझे बताया कि वो नहीं आएगी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको टेल के बाद में लगाना है। जबकि अगर हम यूज़ कर रहे हैं से या से के फॉर्म्स जो हैं, ही सेड ही वुडंट कम, अगर टोल्ड के जगह हमने सेड बोला होता तो ये करेक्ट फॉर्म था। तो ही सेड ही वुडंट कम, इसके बाद में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जबकि टोल्ड के बाद में लगाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब वांट होता है, जो वर्ब वांट है शुड नॉट बी यूज्ड विद दैट क्लॉज, और वो यूज़ करना है टू इन्फिनेटिव के साथ में। कैसे यूज़ करना है? सी, आई वॉन्ट दैट यू शुड मीट हर, हमको क्या करना है यहाँ पे दैट क्लॉज के साथ में यूज़ नहीं करना। आई वॉन्ट दैट यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे आएगा? टू इन्फिनेटिव के साथ में करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन होगा आई वॉन्ट यू टू मीट हर। यहाँ पे दैट क्लॉज नहीं बनाना है, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है कि मुझे, अगर मैं हमको ये किसी को बताना है कि आई वॉन्ट यू टू मीट हर, तो आई वॉन्ट दैट यू शुड मीट हर रॉन्ग होगा तरीका सेंटेंस फॉर्म करने का। क्यों? क्योंकि वॉन्ट के बाद में दैट क्लॉज नहीं आता है, वॉन्ट के बाद में यूज़ करना है टू इन्फिनेटिव, आई वॉन्ट यू टू मीट हर। तो टू इन्फिनेटिव आपको यूज़ करना है, ना कि दैट क्लॉज वॉन्ट वाले वॉन्ट के बाद में। जब वर्ब सजेस्ट की बात आती है देन हमको यूज़ करना है दैट क्लॉज, और टू इन्फिनेटिव यहाँ पे नहीं करना है। एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे करना है। वांट के साथ दैट क्लॉज नहीं आएगा, शुड सजेस्ट के साथ में दैट क्लॉज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये है रॉन्ग, क्योंकि सजेस्ट के साथ अभी मैंने आपको बताया दैट क्लॉज आएगा। तो इसको सही तरीका होगा आई सजेस्ट दैट यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव रॉन्ग हो जाएगा। वांट और सजेस्ट में एकदम टोटली आपको रिवर्स जो पैटर्न है वो यूज़ करना है। वांट के साथ दैट क्लॉज नहीं आएगा, सजेस्ट के साथ में दैट क्लॉज आएगा। वांट के साथ में टू इन्फिनेटिव आएगा, सजेस्ट के साथ में नहीं आएगा। कंपैरेटिव वे में जब आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से विदाउट एनी कन्फ्यूजन ये हमेशा याद रहेगा। इसी तरीके से समझना है इसको। नेक्स्ट वन इज जो वर्ब्स हैं डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर और रिक्वेस्ट है, ये कौन से टाइप के वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ये अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दे आर ऑफन गलत तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। किसके साथ में? प्रेपोजिशन के साथ में। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके ऊपर ये अपना एक्शन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। काफ़ी बार बहुत कॉमनली ऐसा एरर आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद में प्रेपोजिशन यूज़ कर दिया जाता है। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? प्रेपोजिशन दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट हियर। हमको ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है।
फॉर एग्जाम्पल, शी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर टुडे, रॉन्ग, क्योंकि हमने डिस्कस्ड जो है हमारे उसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करना है। तो करेक्ट वे होगा डिस्कस्ड द मैटर टुडे, शी डिस्कस्ड द मैटर टुडे। अबाउट यहाँ पे प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, रॉन्ग फॉर्म ऑफ, रॉन्ग पैटर्न है यूज़ करने का। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी डिस्क्राइब्ड अबाउट द डिज़ाइन, रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि डिस्क्राइब के बाद में हमारा प्रेपोजिशन नहीं आएगा, डिस्क्राइब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। उसने क्या डिस्क्राइब किया? डिज़ाइन को, डिज़ाइन के बारे में ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन को उसने डिस्क्राइब किया, तो करेक्ट वे है शी डिस्क्राइब्ड द डिज़ाइन, उसने डिज़ाइन को डिस्क्राइब किया। अनदर एग्जाम्पल इज आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 2 बर्गर्स, फॉर नहीं आएगा, प्रेपोजिशन नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। इट इज़ ऑलवेज इन, ये जो वर्ब्स जो मैंने बताया इनके बाद में डायरेक्ट आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। आई हैव ऑर्डर्ड 2 बर्गर्स, तो फॉर नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, ऑर्डर के बाद में 2 बर्गर्स, हमने क्या ऑर्डर किए? 2 बर्गर ऑर्डर किए हैं। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्टेड फॉर हर हेल्प, मैंने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी? उसकी हेल्प के लिए, फॉर हर हेल्प, फॉर प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यूज़ करना है हमको करेक्ट वे किस तरीके से? आई रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। सो दिस इज़ हाउ, वेरी वेरी सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ब्स मैंने बताए फिक्स्ड फॉर्म है, कि इनके बाद में कॉमनली हम एरर करते हैं प्रेपोजिशन लगाने की, बहुत ही आसान है, उनको नहीं यूज़ करना है, सिंपल है ना। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।